आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। देखिए फिर से आज हम लॉकडाउन मैथ टेस्ट के 8वें पार्ट का डिस्कशन लेकर के आया हूं और मैं आपको थोड़ा टेस्ट का शेड्यूल बता दूं। देखिए लॉकडाउन मैथ टेस्ट जो है वो मैं वीक में 3 दिन, एक मंडे सोमवार को और वेडनेसडे बुधवार को और फ्राइडे आपका शुक्रवार को, देखिए एक एक दिन बीच करके मंडे फिर वेडनेसडे और फिर आपका शुक्र, 3 दिन में सप्ताह में करा रहा हूं। देखिए 4 बजे आपका शाम में एडजेक्ट डिस्कशन आपको हम यूट्यूब पर देंगे और उससे जस्ट आधे घंटे पहले 3:30 बजे शाम में क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप आधा घंटा आप क्वेश्चंस को बनाएं और जस्ट आधे घंटे बाद 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश मैथमेटिक्स, देख लीजिए बाबू अंकुश मैथमेटिक्स, ठीक है, उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पीडीएफ भी मैं यहीं पर देता हूं। बड़ी बात यह है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस का डिस्कशन आपस में कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपको अगर मैथ्स में डाउट है तो आप वहां पर सेंड करिए ग्रुप में, आपके मित्र उस क्वेश्चंस का सटीक आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस दूसरे लोग भेजता है अगर आपको आता है तो आप भी रिप्लाई करिए, तब एक चैन आपका बना हुआ रहेगा और सारे लोग का उसमें फायदा होगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम पर अंकुश मैथमेटिक्स पटना को सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी बात आपका क्लियर हो गया और बाकी अब हम बिना देर किए हुए सीधे हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दुगनी है। ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर ए है और यहां पर दूसरा आदमी कौन है, बी है। क्वेश्चन कहता है कि ए की वर्तमान आयु बी की दुगनी है, मतलब बी का अगर उम्र का रेशियो 1 है तो ए का कितना होगा बाबू, 2 होगा। ये रेशियो जो है वो एक तरह से प्रेजेंट का बन गया 2:1। फिर कहता है कि अब से 30 साल बाद, देखिए बाबू ध्यान दीजिए, 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु के 1.1/2 गुनी हो जाएगी। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, 1.1/2 का मतलब होता है 3/2 गुनी हो जाती है। देखिए ए जो है बी से 3/2 गुना हो जाएगा, मतलब ए के सामने रेशियो 3 लिखेंगे तो बी के सामने 2 लिखेंगे। इसको आप 1.5 गुना भी कह सकते। देखिए बी 2 है और ए 3 है, मतलब इसका ये 1.5 गुना है, लेकिन 30 साल बाद। तो क्वेश्चन कहता है ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, आप हमको बताइए। तो देखिए बाबू आपसे मैं पूछ रहा हूं, जरा बताइए, ए का रेशियो पहले 2 था सो 3 हो गया और बी का रेशियो 1 से 2 हो गया। तो बोलिए बाबू रेशियो दोनों का कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा सर 1 बढ़ा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए 1 क्यों बढ़ा, तो आप कहिएगा ये वर्तमान है और ये 30 साल बाद है, मतलब 30 साल समय बढ़ा है, यही वजह है कि दोनों में रेशियो कितना बढ़ा, 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू जो होगा वो आपका 30 वर्ष हो जाएगा और एक रेशियो की वैल्यू अगर 30 वर्ष है तो हमसे पूछता है कि ए और बी का वर्तमान उम्र बताइए। तो एक बात बताइए बाबू, ए का जो वर्तमान रेशियो है 2 है, तो एक रेशियो 30 साल तो दो रेशियो की वैल्यू कितना, 60 साल, और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो 1 है तो एक रेशियो 30 साल, यानी 60 साल और 30 साल, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने रेशियो के कांसेप्ट से कराया और एज प्रॉब्लम के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को रेशियो से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये खास बात ये है कि ये आपका सीजीएल मेंस जो है 2015 में पूछ चुका है क्वेश्चन। देखिए और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, 2015 का पूछा हुआ है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये 6 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। देखिए ये 6 से लेकर के 10 तक जोड़ना है और ये बहुत कह सकते हैं हैवी डाटा नहीं है। आप चाहे तो इसको आप ओरली जोड़ सकते हैं, मतलब मौखिक इसको आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मौखिक ही जोड़ के लिख दे रहा हूं। अगर मान लेते हैं ये बहुत ज्यादा होता तो हम फॉर्मूले का प्रयोग करते, और अगर मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर को अगर जोड़ना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम प्रयोग करते हैं n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1/6 होता है।
ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चीज नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए जरा, यहां पर जैसे जोड़ना है, कितना जोड़ना है तो ध्यान दीजिए, 36 जोड़ना है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 जोड़ना है कि नहीं बाबू? 1 2 3 4 5 जोड़िए जरा, तो 6 और 9 कितना, 15 और 4 कितना, 19 और 1 20, 20 का 0 2 हो गया, 3 4 7 और 6 13 और 8 कितना, 21 और 2 23, 23 का 3 हो गया बाबू, और यहाँ पे 3 हो गया। आप जोड़ के देख लीजिए, तो ऊपर में मैं देख रहा हूं 330 आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और नीचे में देखिए इसको अलग सॉल्व करना है और इसका अलग सॉल्यूशन करना है। अब सीखिए, यहां पर 7 + 4√3 दिया और इसका स्क्वायर रूट लिखना है, 4 + 2√3 दिया और इसका स्क्वायर रूट लिखना है। तो देखिए ये अंदर में जरा ध्यान दीजिए क्या है, तो कहिएगा रूट वाली संख्या है, यहां भी अंदर में क्या है, तो रूट वाली संख्या है और उसका स्क्वायर रूट लिखना है। तो आप सीखिए रूट वाली संख्या का स्क्वायर रूट बहुत जल्दी आप कैसे लिख सकते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप रूट के कोएफिशिएंट को 2 बनाइए, मेरी बात को याद रखिएगा। तो देखिए 4 का मतलब 2 × 2 होता है, तो 2 देखिए यहां पर बना लिए, और 4 था ना यहाँ पर, तो 2 लिख दिए और बाकी 2 को अंदर भेजेंगे, और ध्यान दीजिए 2 अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा 4 बन करके, 2 रूट के अंदर जाएगा 4 बन करके, जाएगा कि नहीं? तो एक तरह से बताइए बाबू, रूट के अंदर में क्या हो गया, 12 हो गया, 3 पहले से था और 4 गया तो 12 हो गया। अब सुनिए, रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा क्या है बाबू, 12, तो इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचिएगा, ध्यान सुनिएगा, 12 का ऐसा 2 फैक्टर सोचिएगा जिसे जोड़ने पर कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो आप कहिएगा सर 4 और 3 होगा, देखिए 4 × 3 = 12 और 4 3 जोड़ने पर 7 हो रहा है। तो बोलिए बाबू फैक्टर कौन कौन हो गया, तो 4 और 3, 4 और 3। अब इसका वर्गमूल लिखिए, तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल √3, बड़ा वाला पहले लिखिएगा, छोटा वाला बाद में, बीच में साइन प्लस है, यहां पर प्लस दे दीजिएगा, यही हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, चलिए माइनस। अब ध्यान दीजिए यहां पर फिर वही काम करना है, तो मैंने क्या बताया, देखिए फिर से आपको दोबारा यहां पर रिवीजन होने वाला है। मैंने कहा कि जब रूट वाली संख्या का वर्गमूल करना हो तो रूट के कोएफिशिएंट को 2 बनाइए, और मैं देख पा रहा हूं यहां पर ऑलरेडी 2 है। तो उसके बाद मैंने क्या कहा कि रूट के अंदर वाली संख्या का ऐसा 2 फैक्टर लिखिए जिसे जोड़ने पर कितना आ जाए बाबू, 4 आ जाए। देखिए 3 × 1, 3 एकम 3 और 3 1 जोड़ के देख लीजिए 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पर रूट चढ़ाना है, तो 3 पर रूट चढ़ाएंगे तो √3 और 1 पर रूट चढ़ाएंगे तो √1, √1 का मतलब 1 और बीच में साइन प्लस, तो यही हो गया बाबू इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्गमूल ये और इसका वर्गमूल ये हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो यहां पर देखिए प्लस √3 और ये माइनस √3 कट जाएगा कि नहीं, तो ऊपर में देखिए 330 है, देखिए 2 और ये हो जाएगा -1, तो 2 में से 1 घटा तो कितना, 1, 330/1, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर 330 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप लाइक करिए, फटाफट सब लोग, बस 1 सेकंड का कुछ हिस्सा देना है, जल्दी से लाइक करिए ताकि हम भी समझ सके कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए बाबू प्रश्न संख्या 3, एक व्यक्ति 10% की हानि पर अपनी कार अपने मित्र को बेच देता है। ठीक है, 10% की लॉस सह करके अपने मित्र को देता है, और यदि मित्र ने 20% की हानि प्राप्त करते हुए 54,000 रुपए बेच देता है तो कार की आरंभिक मूल्य कितना। देखिए सिंपली यहां पर हम निकाल सकते हैं, हमसे यही पूछता है कि कार की आरंभिक मूल्य कितना है, आप हमको बताओ। देखिए कार की आरंभिक मूल्य को मैंने x मान लिया, मान लिया शुरुआत में कार की कीमत x था। अब क्या कहता है कि एक व्यक्ति 10% की हानि पर मित्र को बेच दिया, तो देखिए 10% की हानि का मतलब होता है 90। देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, अगर 10% हानि हो रहा है इसका मतलब 90 में बेच रहा है, तो 90% में बेच रहा है तो 1 × 90/100। देखिए अपने मित्र को बेच दिया, अब मित्र तो इतना में खरीद लिया, अब मित्र पुनः क्या किया कि 20% हानि पर बेच दिया, पुनः 20% हानि, तो गुना में इतना में कर देंगे 80/100, और ये जो विक्रय मूल्य है वो आपका 54,000 रुपए के बराबर है। तो हमसे बोलता है कार का आरंभिक मूल्य मतलब x की वैल्यू कितना होगा, आप हमको बताइए। देखिए सिंपली यहां पर एक 0 से एक 0 खत्म कर दीजिए, 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में। ठीक है, अब देखिए बाबू आप अगर काटना चाहे तो 9 से सीधे काट दिए इसको 6 बार में, तो कितना हो गया, 6,000 हो गया। कितना हो गया, 6,000 हो गया, और 4 से इसको काट दिए सीधे कितना, 1,500 बार में। ठीक है, अब x की वैल्यू ही तो लिखना है, तो देखिए
ये 15 और गुना 5 कितना होगा वो 75। देखिए 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो ये वाला, यानी 3 जीरो यहाँ बैठेगा और 75,000 रुपया के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले जो कार का आरंभिक कीमत था वो 75,000 रुपये था। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ऑप्शन में 75,000 वैसे दिया नहीं है, फिर से मैं एक बार पढ़ ले रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति 10% की हानि पर अपनी कार अपने मित्र को बेच देता है। यदि मित्र इसे 20% का हानि प्राप्त करते हुए 54,000 रुपए में बेच देता है तो कार का आरंभिक क्रय मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल सही है, 15,000 ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। ठीक है, पीडीएफ में नहीं है कोई बात नहीं है, 75,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा। देखिए बाबू एक क्वेश्चन है और ये आपका 2018 जो है सीजीएल मेंस आपका पूछ चुका है, 2018 इसमें पूछ चुका है। और मैं आपको बता दूं ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस वैसे देखने में ये बहुत भयानक लगता है, इतनी की वैल्यू निकालना है। कुछ लोग के मन में आता है कहीं ये भिन्न का तो जोड़ नहीं ना है, तो मैं आपको बता दूं ये वैसा कुछ नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, पूरा कर सकते हैं एग्जाम निकल जाएगा करने में, जिंदगी निकल सकता है। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा आपका, तो वैसा नहीं, बेवकूफी नहीं करना है। सीधे यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ लॉजिक लगाना है। सबसे पहले बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 4 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का, 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का बाबू, 4 का। सब जगह 4 का डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए अगर ये भिन्न का हर है, अंश हर नीचे वाला हर है और 4 का डिफरेंस है, तो कोशिश करिए कि अंश में भी हम 4 बना ले, अंश में भी 4 बना ले। देखिए बाबू अंश में 4 कैसे बनेगा, तो 4 से गुना और 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब ये 4 जब अंदर जाके गुना होगा तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, लेकिन अंदर जाके गुना होगा तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और सब जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे, सबको बोलेंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए मैं आपको 4-5 दिन पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने डिटेल में कराया है। आप नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाइए, आप पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो को आप देख लीजिए। सिर्फ ये क्वेश्चंस तो मैंने कराया ही है, बहुत सारा इस पर मैंने प्रश्न कराया है अलग अलग वैरायटी का। मतलब पूरा 100% पार्शियल फ्रैक्शन वो छोटा सा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चंस को मैं यहां भी समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक गुण होता है, लिखने का तरीका होता है। बोलिए बाबू 1/4 ये कोष्ठ के बाहर है, और सबसे पहला फैक्टर कौन है, 3 है, और सबसे लास्ट फैक्टर कौन है, 903 है। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 1/3 और -1/903 लिखते हैं। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, आपके क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। बोलिए भिन्न का तो घटाव सबको आता है, एलसीएम हो जाएगा 903 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, अब बोलिए भिन्न का घटाव करिए, 3 से इसमें भाग लगे तो कितना, 301 और -1, तो कितना होगा, 301 में से घटाएंगे 300 और 4 से अगर भाग देंगे 300 में तो 75 बार में भाग लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं। अब 3 से काटिए इसको 25 बार में, और 3 से इसको काटिए 301 बार में, 25/301 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बाबू ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, पहला फैक्टर सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला का इनवर्स लिख देते हैं, और बीच में हमेशा माइनस, ये हमेशा माइनस। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। मैं देख पा रहा हूं कि त्रिभुज का 3 कोण के बीच का रेशियो दिया हुआ है, बोलता है सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो क्या करेंगे, ये एंगल का रेशियो दिया हुआ है और ये आपका तीनों का सम है। सबसे बड़ा एंगल पूछने का मतलब 2 रेशियो का मान पूछ रहा है। सुनिए देखिए इसको आप इस रेशियो में बांट दीजिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। 2 1 3 और 1 4, और 4 रेशियो की वैल्यू 180 डिग्री। तो बोलिए बाबू 1 रेशियो की वैल्यू कितना, 45 डिग्री। अरे होगा कि नहीं, तो बोलिए सबसे बड़ा एंगल यही ना है 2 रेशियो वाला। तो 1 रेशियो अगर 45 डिग्री है तो 2 रेशियो का मतलब कितना, 2 × 45 मतलब 90 डिग्री जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देखिए ये 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये अवश्य जो होगा आपका राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, समकोण त्रिभुज।
और देखिए ये समकोण है और इसके बाद ये दोनों कोण बराबर बराबर है, इसका मतलब ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो इसको आप समकोण समद्विबाहु राइट आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़िएगा सब लोग। कह रहा है साक्षी 5 मिनट में ईमेल से भेजने के लिए 12 मेल तैयार करती है। ठीक है, 5 मिनट में ईमेल से भेजने के लिए 12 मेल तैयार करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 12 मेल जो है भेजने में 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चंस करता है कि बताए कि उसी रेट से 192 मेल भेजने में कितना टाइम लगेगा। तो चूंकि 12 मेल भेजने में 5 मिनट, इसलिए 192 मेल भेजने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 और बटा में कितना 12 और गुणा 192। देखिए वो 12 से इसमें आप भाग लगाइएगा तो मैं देख पा रहा हूँ 16 बार में कटेगा, यानी 16 बचे 80 मिनट जो है आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था और सिंपली मैंने एक एक नियम लगा दिया, बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, 42% छात्र दूसरे विषय में तथा 15% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं। देखिए यहां पर मैं वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये वेन डायग्राम में फेल का बना रहा हूं, ये वेन डायग्राम में फेल का बना रहा हूं और ये है मेरा पहला विषय और ये दूसरा विषय का डायग्राम है। कहता है कि 35% छात्र जो है पहला विषय में और फिर इसके बाद कहता है 42% छात्र दूसरा विषय में क्या होता है और 15% छात्र दोनों विषय में फेल होता है। देखिए बाबू ये जो क्षेत्र है ये दोनों डायग्राम में कॉमन है, मतलब ये क्षेत्र जो है वो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में फेल होने वाले जो 15% लोग हैं उसको हम यहां पर दर्शाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बाबू 35 में से 15 अगर घटा दिए तो ये 20% और 42 में से अगर हम 15 घटा दिए तो कितना हुआ वो 27%। ठीक है, तो ये जो 27% है वो केवल दूसरा विषय में फेल को बता रहा है और ये जो 20% है वो केवल पहला विषय में फेल को बता रहा है और ये जो 15 है वो दोनों विषय में फेल को बता रहा है। आप क्या करिए 27, 15 और 42 को आप जोड़ दीजिए तो मैं देख पा रहा हूं कि 62 हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 62% ऐसा बंदा है जो सिर्फ पहला विषय में फेल हुआ है, सिर्फ दूसरा विषय में फेल हुआ है और दोनों विषय में फेल हुआ है। सबको मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब ये है आपका फेल वाले हैं, यानी कुल मिलाकर के फेल होने वाले लोग कितने हैं 62% है। ठीक है, इसमें आपका क्या है सिर्फ सिंगल विषय में फेल होने वाला और दोनों विषय में फेल होने वाला सब इंक्लूड है। टोटल फेल होने वाला कितना है 62% है। क्वेश्चन कहता है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए यदि कुल छात्रों की संख्या 2500 है। कुल छात्रों की संख्या बाबू कितना 2500 है। ध्यान दीजिएगा कुल छात्रों की संख्या 2500 है। इसका मतलब कहेंगे चूंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर चूंकि 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 2500, तो बोलिए बाबू 1% की वैल्यू कितना 25 विद्यार्थी। इसलिए हमसे पूछता क्या है केवल एक ही विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए जी पहला विषय में फेल होने वाला कितना 20, दूसरा विषय में सिर्फ केवल दूसरा विषय में फेल होने वाला कितना 27, लेकिन हमसे बोल रहा है केवल एक ही विषय में पास होने वाला। ये सब तो जो डाटा है वो मेरा फेल का है, लेकिन हमसे क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है पास से पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जब पास का वेन डायग्राम बनाइएगा ना, देखिए सीखिए मैं क्या बता रहा हूं। पास का जब वेन डायग्राम बनाइएगा तो ई वाला जो 20 है वो इधर चल जाता है और ये वाला जो 27 है वो इस तरफ आ जाता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, बहुत काम की बात है। अगर ये चीज पता रहे तो इसे इतना कुछ नहीं करना है। जैसे ही 20 27 मिला ये 20 उधर चल जाता है 27 इधर। तो बोलिए बाबू केवल एक विषय में पास होने वाले कुल कितने लोग हैं, तो 20 27 जोड़ दीजिए कितना 47, इसलिए 47% का मान हम निकाल लेंगे। तो बोलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 47 गुणा 25 करिए, 1% बराबर 25 ले 47%, तो 47 गुणा 25 और करिए तो 1175 विद्यार्थी आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है ना कि फेल में अगर ये डाटा और ये डाटा यहां पर है तो पास में ये सीधे इंटरचेंज हो जाता है। कंसेप्ट को जल्दी से आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए हमेशा कॉपी और पेन के साथ बैठा करिए। ठीक है, मेरा एक सजेशन है, ये मेरा एक अनुभव है। आप ऐसे वीडियो को देखिएगा फिल्म की तरह, मूवी की तरह,
तो देखिए एट ए टाइम मजा तो आएगा, मूवी में भी एट ए टाइम मजा आता है, फिर उसके बाद कुछ याद वगैरह रहता नहीं। ठीक है, तो आप इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, ये आपसे अनुरोध है। ठीक है, और एकदम आग की तरफ फैला देना है। हर लोग के पास ये पता होनी चाहिए कि अंकुश सर एक टेस्ट सीरीज करा रहे हैं यूट्यूब पर, और हर लोग को ये बात बताइए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को फायदा हो सके। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, मैंने क्या बोला, जैसा बदलाव प्रत्येक डाटा में वैसा ही एवरेज में होता है। मतलब जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होगा ठीक वैसा ही चेंजिंग एवरेज में होता है। और मैं क्वेश्चन नंबर 8 में ही देख रहा हूं कि 20 को आपका प्रेक्षण था x1 x2 से कहां तक x20 तक, और पहले से इसका एवरेज बाबू कितना था, y था, पहले से एवरेज कितना था y। और अब जरा ध्यान दीजिए डाटा क्या हो गया, तो x1 में से 101 घट गया, फिर देखिए x2 में से 101 घट गया। मतलब क्या है कि सब में जितने भी डाटा था सब में 101 घट गया, सब में 101 की कमी हो गया। तो बताइए प्रत्येक डाटा में क्या चेंजिंग हुआ, तो कहिएगा सर 101 प्रत्येक डाटा कम हो गया। तो जैसा बदलाव प्रत्येक डाटा में वैसा ही एवरेज में होता है। अगर प्रत्येक डाटा 101 से घट गया तो एवरेज भी 101 से घटेगा। तो पहले का एवरेज y है, लेकिन अब का एवरेज जो होगा 101 घट के y माइनस 101 हो जाएगा। बोलिएगा बाबू ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 है। लीजिए 20, 21 और 29 है, 20, 21 और 29 है। कहिएगा कि सर तीन भुजा 20, 21, 29 दिया है और आप ये राइट एंगल क्यों बना दिए, राइट ट्रायंगल क्यों बना दिए। तो देखिए बाबू हम जानते हैं 20, 21 और 29 क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर होता है। ट्रिपलेट नंबर का मतलब यह है कि आप तीनों में बड़ी संख्या का स्क्वायर करके देखिए और दोनों छोटी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, उसके बराबर हो जाएगा। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर ये कंसेप्ट किसी तीन संख्या में लागू हो रहा है मतलब वो तीन संख्या ट्रिपलेट नंबर कहलाएगा। ठीक है, या जो पाइथागोरस थ्योरम को कह सकते हैं, जो सेटिस्फाइड करता है तीन संख्या, वही कहलाता है ट्रिपलेट नंबर। हिंदी में बोलते हैं त्रिक संख्या, त्रिक। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट नंबर है। अब बोलता है बाबू क्या कि इस खेत में 8.5 रुपए, ठीक है 8.5 को आप लिख सकते हैं 17/2 भी लिख सकते हैं। अरे 8.5 को तो 17/2, तो 17/2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा कितना आएगा। तो देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 8.5 रुपया। तो पहले आप ये तो निकालिए कि खेत कितना वर्ग मीटर है, मतलब ये खेत का एरिया निकाल लीजिए। अरे खेत का एरिया निकालिए। अब बोलिए किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और गुना आधार। आधार बाबू कितना 21 और गुना शीर्ष लंब कितना होगा बाबू 20 होगा। अब देखिए 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में, और 21 को 10 से गुना करेंगे 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब आप ही बताइए जरा कि 1 वर्ग मीटर में अगर इतने रुपए खर्च पड़ता है तो इस खेत का क्षेत्रफल तो 210 वर्ग मीटर है, तो बताइए कुल खर्च कितना पड़ेगा। तो सीधे हम क्या करेंगे 210 को 17/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और गुणा कर लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या वहां पे नहीं। देखिए बाबू एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा, किसी खंभे, देख लीजिए बाबू खंभा है और यहां पर अगर सूर्य है और सूर्य का अगर रोशनी खंभा में पड़ेगा तो इधर बनेगा इसका छाया। देखिए सूर्य यहां पर सूर्य का रोशनी अगर इस खंभा पे पड़ेगा तो इधर बनेगा इसका छाया। कहता है पढ़िएगा कि किसी खंभे की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है। किसी खंभे की छाया, ये छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है। तो लंबाई का रेशियो अगर 1 है तो ये कितना है √3। ठीक है बाबू √3 है। तो हमसे यही पूछता है कि उस सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, मतलब ये वाला एंगल हमसे क्या करता है पूछता है। तो एक बात बताइए बाबू, खंभा तो लंबवत होता है, अब यहां पर ये कोण है और कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बाबू लंब, और इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। ठीक है, तो सोचिए वह कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें लंब और आधार होता है। तो आप कहिएगा सर tan होता है, तो ले लीजिए यहां पर ले लीजिए आप tan 30 और tan बोल रहे हैं tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, मतलब 1/√3। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, 1/√3 आपसे मैं पूछ रहा हूं tan कितना का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो बोलिए tan कटकुट हो गया, तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना होगा π/6 लिख देंगे।
ठीक है, पाई का मतलब 180, 180 में 6 से भाग देके आप देख लीजिए 30 डिग्री पूरा हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा हुआ धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का मतलब टाइम दिया है कितना, x वर्ष का x% वार्षिक दर से, मतलब रेट दे रखा है x%, साधारण ब्याज 100 रुपया है, मतलब साधारण ब्याज भी 100 रुपया, रेट भी x% और टाइम भी x वर्ष, हमसे पूछ रहा है मूलधन। तो देखिए एकदम बेसिक सा फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, मूलधन बराबर बोलिए क्या होता है, साधारण ब्याज गुना 100 और बटा में क्या होता है, समय गुना दर। तो बोलिए साधारण ब्याज भी x गुना 100, समय भी x और दर भी x, तो x खत्म, 100/x आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख के बोलिए बाबू कौन सा उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। देखिए बाबू एक क्वेश्चन है और इसी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर ट्रिगोनोमेट्री में जो आइडेंटिटी का सूत्र होता है सर्वसमीका का, उसी का बस प्रयोग करना है। तो उम्मीद है आपको पता होगा 1 + tan स्क्वायर को हम बोलते हैं सेक स्क्वायर अल्फा बोलते हैं, पता है सबको, और 1 + cot स्क्वायर को हम बोलते हैं बाबू कॉसेक स्क्वायर अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए यहां पर 1/sec स्क्वायर, 4 गुणा 1 है एक तरह से, तो देखिए 1/sec स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, कहिएगा cos स्क्वायर अल्फा बोलते हैं सर। फिर 1/cosec स्क्वायर क्या बोलते हैं, sin स्क्वायर अल्फा, और 3 गो sin स्क्वायर यहां पर है तो 3 गो sin स्क्वायर, 1 गो sin स्क्वायर जब जुटेगा तो आपका हो जाएगा 4 sin स्क्वायर अल्फा। अब बोलिए जब 4 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर अल्फा और प्लस sin स्क्वायर अल्फा। बोलिए इसकी वैल्यू कितना, 1 और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल और ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी बारंबारता। क्वेश्चंस कह रहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताएं। बहुलक को हम लोग अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, मोड का मान हमसे पूछ रहे हैं और ये आपका रेलवे एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए थोड़ा हम ऑप्शन को अगर हम लेके चले तो ए नंबर ऑप्शन 3 दिया था और बी नंबर ऑप्शन 12.5 दिया था और सी नंबर ऑप्शन 10 दिया था और डी नंबर ऑप्शन नन दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं, थोड़ा सा अगर माथा लगाते हैं तो क्वेश्चन ये 1 सेकंड का है, नजर बस जितना देर में पड़ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आने के बाद देखिए बहुलक का मतलब होता है जो आंकड़ा के मेजॉरिटी हो, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हो वही आंकड़ा बहुलक कहलाता है। तो आप देखिए बाबू 5 से 10 के बीच जो है डाटा वो 3 बार आया है, 10 से 15, 7, 9 और 13, तो सबसे ज्यादा यहां पर बारंबारता दिख रहा है, सबसे ज्यादा यहां पर बारंबारता दिख रहा है। इसका मतलब बहुलक का जो मान होगा वो 20 से 25 के बीच में होगा। बहुलक का जो मान होगा 20 से 25 के बीच में होगा। आप हमको बताइए यहाँ पर 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या 20 से 25 के बीच में है, जल्दी बोलिए। 3 ऑप्शन जो दिया है 20 से 25 के बीच में है, नहीं है ना। इसका मतलब आपके क्वेश्चंस का आंसर अवश्य क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। 100% इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, नन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर बारंबारता सबसे ज्यादा कितना है 13, मतलब बहुलक का जो मान होगा 20 और 25 के बीच में होगा, ठीक है। बट कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए नन उत्तर हो गया। मान लेते हैं कि अगर चारों ऑप्शन 20-25 के बीच में दिया हुआ है तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जरा देखें। ऐसे क्वेश्चंस क्लियर हो चुका है, आंसर डी नन। देखिए यहां पर मोड का एक फॉर्मूला होता है, मोड का एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अब बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कौन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता 13 है तो इसको हम कहेंगे F1, ठीक है। इसके पहले वाले बारंबारता को हम बोलेंगे F0, ठीक है। इसके बाद वाले बारंबारता को बोलेंगे F2। क्या बाद में कुछ है, नहीं है, नहीं पूछ रहे तो 0 समझना है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता है 13, तो इसको जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग इसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। और देखिए ये क्लास इंटरवल है
और क्लास इंटरवल में इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, न्यूनतम सीमा उच्चतम सीमा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो यही एल का मान हो जाएगा। ठीक है, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वही होता है एल। अगर हम एच की बात करें तो एच जो होता है वो वर्ग अमाप होता है, वर्ग अमाप होता है, मतलब ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही आपका एच होगा। एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, तो 25 में से 20 घटेगा, कितना होगा वो 5, तो एच बराबर 5 हो जाएगा, सब जगह 5 है। अब सीधे वहां पर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे, तो एल का मान कितना है बाबू 20 है, और 20 प्लस जैसा ही हुआ इसका मतलब इसकी वैल्यू 20 से ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला कि मोड की जो वैल्यू होगा 20-25 के बीच में होगा, तो 20 प्लस f1 माइनस f0, तो 13 में से 9 घटेगा, जल्दी बोलिए 4, देखिए 2f1, इसका मतलब 13 दुना कितना हो जाएगा 26, और f0 की वैल्यू कितना है बाबू 9 है, और f2 की वैल्यू कितना है 0 है, और h की वैल्यू कितना है 5 है। देखिए 26 में से 9 घट गया, कितना हो गया 17 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 5 चौके 20/17, देखिए 20 और प्लस 5 चौके 20 में 17 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 20 में जब 1 पॉइंट समथिंग जब जोड़ेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका सीजीएल मेंस 2016 में पूछा हुआ है, और क्वेश्चन जो है उसमें साफ लिखा हुआ है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू कितना 12, लेस देन और इक्वल टू कितना 12। तो हमसे पूछता है कि इस आरेख किस तल में है, मतलब इसका ग्राफ किस तल में, ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जरा सीखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये सीखिए, यहाँ पर दो बातें लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहां पर कह सकते हैं दो तरह का ग्राफ बनेगा, पहला ग्राफ बनेगा लेस देन का, और दूसरा देखिए 3x प्लस 4y बराबर 12, दूसरा इक्वल टू का ग्राफ बनाना है और पहला आपका लेस का बनाना है, कम का बनाना है। तो देखिए ये करना सेकंड वाला तो बड़ा इजी होता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कितना भी रहता है कि इसका ग्राफ खींच के जरा बताओ, या फिर ग्राफ कैसे गुजरेगा, कहां से गुजरेगा। तो ध्यान दीजिए कि ग्राफ खींचा कैसे जाता है। देखिए बाबू ये है एक्स एक्सिस है, और ये है आपका वाई अक्ष है, और ये हो गया मेरा ऑरिजिन मूल बिंदु जिसको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट बाबू कितना है 3 है कि नहीं, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं सीधे कांस्टेंट में। तो बोलिए बाबू 3 से जब इसमें भाग देंगे तो भाग लगेगा 4 बार में, अरे भाग लगेगा नहीं 4 बार में, और y का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 3 बार में। तो ध्यान दीजिएगा x का मान 4 निकला, इसका मतलब यह है कि x अक्ष पर 4 यूनिट दूरी पर एक बिंदु लेना है, जैसे यहां मैंने ले लिया। ठीक है, और y का मान 3 आया, इसका मतलब y अक्ष पर 3 यूनिट दूरी पर बिंदु लेना है, तो 3 यूनिट ले लीजिए, यहां पे ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को ऐसे हम क्या करेंगे मिला देंगे, सॉरी दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे, यही हो गया इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर x बराबर -4 रहता तो इधर से करते, क्योंकि x इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव 3 है तो ऊपर लिए, अगर -3 रहता तो नीचे बिंदु हम लेते। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 12 का ग्राफ, एकदम सिंपल सी बात है, 3 चौके 12, तो x अक्ष पर 4 यूनिट दूरी पर बिंदु लेना है, और 4 3 12 y अक्ष पर 3 यूनिट दूरी पर बिंदु लेना है, और दोनों बिंदु को मिला देंगे, वही इसका ग्राफ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो बराबर 12 का नहीं खींचना है, बराबर और लेस दोनों का खींचना है। तो देखिए बाबू जरा ध्यान दीजिए, आप हमको जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपका ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन है, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, आप सबको पता है ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है 0 0 होता है। तब जानते हैं हम क्या करेंगे, जरा सुनिए, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 0 यहां हम बैठाएंगे। तो बोलिए बाबू यहां 0 बैठा दिए और यहां भी 0 बैठा दिए, तो क्या आ गया यहां पर 0 आ गया। अब आप हमको बताइए कि क्या ये 0 12 से छोटा है, नहीं है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऑरिजिन की ओर नहीं आएगा, कहां होगा तो ऊपर की ओर होगा, ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर होगा आपका। फिर से एक बार बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा,
हमारा क्वेश्चन क्या था कि लेस और इक्वल इसका ग्राफ खींचना था, तो इक्वल का तो खींच दिए बड़ा आसानी से, एक लाइन हुआ। लेकिन लेस और ग्रेटर का जो ग्राफ होता है ना, या तो पूरा इस लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो इस लाइन के नीचे होगा। तो ऊपर होगा या नीचे होगा, इस बात का कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो सिंपली 0 0 पुट करना है। अगर 0 0 पुट करने पर सेटिस्फाइड कर गया तो 0 0 तरफ ग्राफ होगा, और नहीं किया तो उसके दूसरी ओर होगा। तो बताइए, x भी 0 y भी 0, तो 0 हो गया। 12 से क्या 0 छोटा है? नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं किया, और सेटिस्फाइड नहीं किया तो इधर ग्राफ नहीं होगा, उधर होगा। तो आंसर जानते हैं क्या होगा? आंसर होगा इसका 3x प्लस 4y बराबर 12 पर तथा ऊपर। देखिए, लेस और इक्वल दोनों खींचना है, पर तथा ऊपर, ठीक है। अब अगर नीचे की ओर अगर ये आ जाता तो लिखते पर और तथा नीचे लिखते, ठीक है। तो आप जरा आंसर मिला के बताइए कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर में देख पा रहा हूं सी होगा, ठीक है बाबू, सी होगा। तो ये मेंस 2016 का क्वेश्चन सर कितना आसान प्रश्न है, और मैंने बिल्कुल इजी कांसेप्ट से इसको समझाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लीजिए, अलजेब्रा का प्रश्न है, और अलजेब्रा का ये जो प्रश्न दिख रहा है इसमें सिंपली आप क्रॉस गुना करिए, जल्दी से पहले आप क्रॉस गुना करिए। तो मैं देख पा रहा हूं 8p हो गया, और उधर जब जाएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब देखिए, इसको जब उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो p स्क्वायर और माइनस 10p प्लस 1 बराबर 0। अरे उधर भेजेंगे तो माइनस 8p और माइनस 2p पहले से, तो माइनस 10p हो गया। अरे हुआ कि नहीं? अब देखिए, हमसे पूछ रहा है p प्लस 1 बाई p की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी दे करके और इस तरह का मान पूछे, फिर से बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक दे करके अगर कभी इस तरह का मान पूछे तो p से क्या करिएगा, प्रत्येक टर्म में भाग दे दीजिएगा। देखिए, यहां भी p से भाग, यहां भी p से भाग, इसमें p से भाग, इसमें भी। LHS RHS के प्रत्येक टर्म में p से डिवाइड कर देना है। तो p से p बाबू खत्म हो गया, p से p खत्म, तो बोलिए यहां बचा क्या, p और प्लस 1 बाई पी, ये प्लस 1 बाई पी, और ये जो माइनस 10 है ना उस तरफ प्लस में चला जाएगा, तो p प्लस 1 बाई पी की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। कैसा आपको समझ में आ रहा है आप हमको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और आगे भी वीडियो मिलता रहे, ठीक है। देखिए बाबू, जल्दी से ये थ्योरी मैंने आपको बताया है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, और ये सबको आप वीडियो को रोक करके या तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 चीज मैं यहां बता रहा हूं, और बहुत ये कह सकते हैं वीवीआई कंसेप्ट है, और यहां पे लोग फंसता है। देखिए, x पावर n माइनस a पावर n, देखिए पहचान लीजिए इसको बढ़िया से। इस फॉर्म में अगर कभी भी टर्म रहे तो मैं कह रहा हूं बेस का अंतर मतलब x माइनस a और बेस का योगफल x प्लस a दोनों से कटेगा, लेकिन कब, जब n सम होगा। पावर में क्या होगा, सम संख्या होगा, और वही जब n विषम होगा, पावर जब विषम होगा तो सिर्फ x माइनस a से कटेगा, बेस के अंतर से कटेगा। और यहां पर देखिए बीच में साइन प्लस है, तो बेस के योगफल से सिर्फ विभाज्य होगा x प्लस a से, लेकिन कब, जब n विषम होगा। तो कहिएगा कि सर चौथा नंबर आप काहे नहीं लिखे, जब n सम होगा तो क्या होगा, तो n सम के लिए यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल आपका, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है, और इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो ये 3 में से किसी एक कंसेप्ट से क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। तो देखिए, मेरा जो क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 16, वो इसी पर बेस्ड है। देखिए, मैं यहां बीच में बता दे रहा हूं, कहता 3 पावर 41 और प्लस 7 पे पावर कितना, 82 है। देखिए बाबू, यहां पर जितने भी आपने 3 फॉर्मूला देखा सबका पावर समान था, n और यहां भी n। क्या यहां पर सेम है, नहीं है, तो यहां 41 है, तो क्या यहां 41 नहीं बना देंगे, कैसे, तो 82 का मतलब होता है 2 गुना 41। अरे होता है कि नहीं, अब बोलिए, हमको तो पावर को बराबर करना है, तो 7 का स्क्वायर कहिएगा 49 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, 49 पावर 41 लिख सकते हैं कि नहीं।
अब सोचिए कह रहा है ये किससे कटेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न के लिए यही 3 रूल है और इसी में से कोई ना कोई रूल पर होगा। तो आपको सोचना होगा ये कौन सी रूल पे जा रहा है, तो देखिए यहां पर तीसरा रूल पे जा रहा है, बीच में साइन प्लस है। मैंने कहा था कि बेस के योगफल से कटेगा, मतलब 3 इसका बेस है और इसका बेस 49 है, जोड़ देंगे 52 से कट जाएगा। जहां पर n होना चाहिए विषम, तो क्या 41 विषम संख्या नहीं है? तो बोलिए आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 52 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, लीजिए ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई अगर x है, ट्रेन की लंबाई x है, तो अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा? 2x। आपको पता है कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई के साथ साथ उसको भी क्रॉस करता है। ठीक है, तो देखिए अपनी लंबाई ट्रेन को x मान ली और दुगनी लंबाई प्लेटफॉर्म का है तो 2x हो गया। अब बोलिए बाबू क्वेश्चंस का कहना है कि 32.4 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो गया दूरी और ये हो गया समय। दूरी बटा समय क्या होता है? चाल, और चाल में देख रहा हूं कि 60 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए 60 किलोमीटर पर घंटा है, 5/18 से गुणा कर देंगे ताकि मीटर पर सेकंड में बदल जाए। देखिए बाबू 6 से ही 3 बार में कट जाएगा और 6 से ही कट जाएगा 10 बार में। अरे कटेगा कि नहीं? अब देखिए 3 से ही भी कट जाएगा, 3 से ही भी कट जाएगा, कितने बार में? तो 324 है ना, तो कटेगा 108 बार में, 10.8। अब ध्यान दीजिए 2x और x कितना? 3x। अच्छा ध्यान दीजिए यहां पर 10.8 जाके 10 से जब गुना हो जाएगा तो 108, और 108 का 5 गुना कितना हो जाएगा बाबू? 540 हो जाएगा। और 3 से कट जाएगा बाबू कितने बार में? 270 बार में, नहीं 3 से कटेगा कितने बार में? जल्दी बोलिए। 180 बार में। तो x का मान 180 हो गया। हमसे बोलता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x था ना, यही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन का डबल था। तो x का मान अगर 180 है तो 2x का मान कितना? 180 का डबल 360 मीटर, और यही प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने, जरा ध्यान दीजिए। 18 नंबर का, एक तल में 10 बिंदु है और इसमें से 4 बिंदु एक रेखीय है। और ये क्वेश्चंस खास बात ये है कि आईबीपीएस पीओ 2013 में पूछा हुआ प्रश्न। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आज भी आ रहा है। 10 बिंदु है और 4 बिंदु एक रेखीय है। एक रेखीय का मतलब होता है कोलिनियर, एक ही रेखा में हो। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं समझा रहा हूं, 1 2 3 और 4, 4 बिंदु जो है वो एक रेखीय है, एक ही रेखा में है। अब कुल मिला के ऐसे प्लेन में 10 बिंदु है, बाकी जहां तहां 6 को, एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, इधर बना दिए, कहीं ऐसे बना दिए। ठीक है ना, देख लीजिए आप गिन सकते हैं कुल मिलाकर कितना बिंदु हो गया बाबू? तो कहिएगा 10 बिंदु, 3 और 3 6 और बीच 4, यहां पर 10 बिंदु हो गए। अब क्वेश्चन कहता है कि इन बिंदुओं में से दो दो को मिलाने पर कितनी सरल रेखाएं बनेंगी। मतलब कहता है कि जब दो दो को बिंदु को हम मिलाएंगे तो कई गो रेखा बनेगा। जैसे इसको यहां मिला दिए, एक रेखा बन गया, फिर मिला दिए 2 रेखा बन गया, फिर यहां मिला दिए 3 रेखा बन गया, फिर यहां मिला दिए 4 रेखा बन गया। ठीक है, तो वैसे सोचिएगा कि अगर मिला मिला के गिन लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक बात बताइए हमको कि एक वो सरल रेखा बनाने के लिए कई गो बिंदु को मिलाना होता है? 2 बिंदु को मिलाना होता है। कै बिंदु को मिलाना होता है? 2 बिंदु को मिलाना होता है। तो कुल मिलाकर के बिंदु कै गो है? 10। और 10 बिंदु में से दो दो बिंदु को मिलाने से कितनी सरल रेखाएं बनेंगी? तो 10C2। कॉम्बिनेशन का यूज कर लेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब चुनना, 10 में से 2 को चुन लिए, 10C2। 2 क्यों? तो एक रेखा का निर्माण 2 बिंदु को मिलाने से होता है। 10 क्यों? तो बिंदु कितना है? 10 है। लेकिन 10C2 कर देंगे और कहेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये उत्तर जो आएगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 4 बिंदु ऐसा है, देखिए अगर कोई पूछेगा कि चारों अगर ये असमरेख रहता तो कै गो रेखा बनता? तो 4C2। और मैं आपको बता दूं कि समरेख बिंदु से केवल और केवल एक रेखाएं बनती है। ये 4C2, जैसे 4 अगर अलग अलग रहता तो कै गो रेखा बनता? 4C2। लेकिन ये चारों से कितना बन रहा है? मात्र एक बन रहा है, एक ही बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे जानते हैं? 10C2 लेने का मतलब क्या है कि 10 को आप असमरेख मान के ले लिए। लेकिन रियल बात तो यह है कि 4 को समरेख है।
तो ध्यान दीजिएगा, चार समरेख बिंदु से जितनी रेखाएं बन सकती है उसको घटा दिए और उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक क्यों जोड़ेंगे, तो कहिएगा ये चारों बिंदु से जितनी रेखाएं बन सकती है सबको आप घटा दिए, मतलब पूरे को खत्म कर दिए। लेकिन आप हमको बताइए ये चारों से एक रेखा तो बन रहा है ना, इसलिए इसको हटाने के बाद एक वापस जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो सॉल्व करने पर आएगा वही आपके क्वेश्चन का उत्तर कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एनसीआर बराबर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ठीक है, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, अंतर का फैक्टोरियल। तो बोलिए वो फैक्टोरियल 10, नीचे में फैक्टोरियल 2 और 10 में से 2 घटा 8 और माइनस फिर वही चीज सेम फैक्टोरियल 4, नीचे का फैक्टोरियल 2 और अंतर में कितना 2 प्लस 1। देखिए बाबू, फैक्टोरियल 10 को हम लिखेंगे 10 और गुणा 9 और गुणा में क्या फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक गुणा। तो 10 मैंने लिखा, 9 लिखा, आगे लिखने का मन नहीं, 8 वैसे ही छोड़। देखिए इससे खत्म हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो 2 से कटेगा 5 बार, बोलिए 9 पंचे 45। और देखिए फैक्टोरियल 4 इसे जब काटिएगा तो 6 आएगा और प्लस 1 करिए। देखिए 45 में 6 घटा 39 और पुनः 1 जोड़ देंगे, 40 आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में और बी जो है उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब यहां पर आप क्या करिए, सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए। जल्दी से बताइए एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 60 होगा। एलसीएम को आपको पता होगा, हम टोटल वर्क बोलते हैं, 10 छक 60 और 12 पंचे 60 आपका। ठीक है, 12 पंचे 60। देखिए मैं आपको एक और नोटिस दे दूं, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और टाइम एंड वर्क भी जो है वो आपका अल्टरनेट डे में, जैसे एक दिन टेस्ट है तो एक दिन टाइम एंड वर्क में चैप्टर पढ़ा रहा हूं, फिर टेस्ट करा रहा हूं, फिर टाइम एंड वर्क करा रहा हूं और टाइमिंग आपका सेम वही 4 बजे शाम ही। ठीक है, शाम 4 बजे आपको YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो समझिए बात को, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो ये ए का एक दिन का काम 6 और बी का एक दिन का काम 5 हो गया। कहता है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ध्यान समझिएगा, शुरू में जो है ए और बी मिल के काम कर रहा था दोनों एक साथ, अब 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिन तक काम किया है ए और बी। ए छोड़ दिया था, आगे का काम कौन करेगा, बी ना करेगा। बोलिए आगे का काम कौन करेगा, बी करेगा। तो शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है बाबू, जल्दी बोलिए। तो आप कहिएगा कि सर 6 5 11 काम कर सकता है। तो एक दिन में जब दोनों मिलकर 11 काम कर सकता है तो 3 दिन में कितना करेगा, तो आप कहिएगा 33 काम कर देगा। तो आप ही बताइए ना कि 60 काम में जब 33 काम हो गया तो बचा कितना, तो आप कहिएगा 27 काम बचा हुआ है। और ये बचा हुआ काम करना किसको है, बी को। तो बी एक दिन में 5 काम करता है तो 27 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 5 से 27 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो उत्तर आपका हो जाएगा 5.2/5 दिन। देख लीजिए बाबू, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है, कौन सा है, नन हो जाएगा आपका। ठीक है, 5.2/5 दिन, क्योंकि शेष काम का समय पूछता है। अगर टोटल टाइम आपसे पूछता तो पहले वाला 3 दिन भी इसमें ऐड कर देते तो आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाता 5 3 कितना 8.2/5। ठीक है, देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ही पूछता है कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो आपका डिग्री में कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स होता है। कहीं कहीं जानते हैं, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड भी देखने को मिलता है। ऐसे एक्चुअल में जो वैल्यू होता है वो 21 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ क्या है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ एग्जाम में 22 सेकंड देता है, कुछ कुछ में 21 सेकंड देता है। तो जो ऑप्शन होगा उसमें हम टिक कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपका होगा। ठीक है,
और देखिए जहां तक इसकी प्रूफ की बात है, चेंजिंग की बात है, तो ये सब बैच वगैरह में आपको हम करा देंगे, ठीक है। और ऐसे ये चीजें एग्जाम में प्रूफ करने वाली बातें नहीं है, ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, शायद ऑप्शन नंबर बी है। तो ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, पुनः हम अगले टेस्ट में मिलेंगे। और आपको ये कैसा वीडियो लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए, सबके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, सारे लोग का कमेंट हम पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। धन्यवाद।